कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही लग्जरी प्राइवेट प्लेन में कुछ लोग कहीं जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल फ्लाइट नहीं है, बल्कि एक हाई प्रोफाइल वीआईपी सफर है। कुछ ही देर बाद जब इस प्राइवेट प्लेन में बोर्डिंग का टाइम आता है और सभी लोग अंदर आते हैं, तो वहां मौजूद बाकी के लोग एक महिला को देखकर खुश नहीं होते। ये महिला दिखने में उन सबसे काफी डिफरेंट है। उसका ड्रेसअप और उसका अंदाज थोड़ा अजीब और बेढंगा सा है, लेकिन इस महिला को दूसरों के इन एक्सप्रेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह बड़ी शांति से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है, अपना लैपटॉप ओपन करती है और चुपचाप अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स पर काम करना स्टार्ट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट में मौजूद बाकी सभी लोग फुल पार्टी मूड में हैं। वे लोग आपस में ड्रिंक कर रहे हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं और एक दूसरे के साथ काफी हंसी मजाक कर रहे हैं। इस माहौल को और भी ज्यादा फनी बनाने के लिए उन लोगों में से एक आदमी अपना फोन निकालता है और सबको उस अजीब सी महिला की एक पुरानी वीडियो क्लिप दिखाने लगता है। ये क्लिप उस महिला ने द लास्ट हीरो नाम के एक सर्वाइवल शो के ऑडिशन के लिए रिकॉर्ड की थी। इस वीडियो के अंदर वह महिला शहर के बीचों बीच एक छोटा सा जंगल जैसा सेटअप बनाकर वहां जिंदा रहने के यानी सरवाइव करने के अलग अलग ट्रिक्स दिखा रही होती है। अपने काम में पूरी तरह से मग्न उस महिला की नजर जब अचानक उन लोगों पर पड़ती है, तो वह तुरंत समझ जाती है कि यह पूरा ग्रुप बैठकर उसी का मजाक उड़ा रहा है। इस बेइज्जती से उसे बहुत गहरा धक्का लगता है। वह गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के मारे रोने लगती है और इसी गुस्से में वह अपने लैपटॉप से उस डील के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देती है। लेकिन उन लोगों की यह हंसी बहुत ही जल्द खौफनाक चीखों में बदलने वाली थी। अचानक से उनका प्लेन एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक तूफान के बीच फंस जाता है। हवा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि प्लेन के अंदर बहुत जोर जोर के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। झटके इतने भयानक होते हैं कि जिन भी लोगों ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, वे हवा में इधर उधर किसी रबर की गेंदों की तरह उछलने लगते हैं। पूरे कैबिन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। तभी प्लेन के एक इंजन में जोरदार ब्लास्ट होता है और उसमें भयंकर आग लग जाती है। आग की वजह से प्लेन हवा के अंदर ही टूटकर बिखरने लगता है। जैसे ही प्लेन का एक हिस्सा टूटता है, कैबिन का सारा प्रेशर एकदम से खत्म हो जाता है और एक आदमी सीधा खिड़की से बाहर उड़ जाता है। यह वही आदमी था जिसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। उड़ते उड़ते वह आदमी उस महिला को बहुत जोर से पकड़ लेता है। वह महिला उस वक्त भी एक बहुत अच्छी इंसान होने का सबूत देती है और उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन वह खुदगर्ज आदमी अपनी ही जान बचाने के लिए उस महिला को ही उसकी कुर्सी से खींचकर बाहर फेंकने की कोशिश करने लगता है। तभी पीछे से एक और आदमी उड़ता हुआ आता है और वह उस पहले वाले आदमी की टांग पकड़ लेता है ताकि वह प्लेन से बाहर हवा में ना उड़ जाए। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वह पहला आदमी पागलपन में उस महिला का गला जोर से दबाने लगता है। अपनी जान खतरे में देखकर महिला अपने बचाव के लिए पास ही पड़ा हुआ एक कांटा उठाती है और पूरी ताकत से उस आदमी के हाथ में घोंप देती है। जैसे ही उस आदमी की ग्रिप छूटती है, दोनों आदमी उड़कर प्लेन के उस टूटे हुए हिस्से से सीधे बाहर उड़ जाते हैं। महिला खौफ और दहशत के मारे देखती है कि वह आदमी बाहर जाकर एक रस्सी के अंदर बुरी तरह फंस गया है और हवा के भयंकर दबाव से उसका चेहरा प्लेन के बाहर वाले शीशे पर बार बार बहुत जोर जोर से टकरा रहा है। खून से लथपथ उसका चेहरा देखकर महिला से यह खौफनाक सीन बर्दाश्त नहीं होता और वह घबराकर अपनी खिड़की का पर्दा नीचे गिरा देती है। इसी खौफनाक मंजर के दौरान वह टूटा हुआ प्लेन सीधा नीचे जाकर समंदर की तेज लहरों से बहुत जोर से टकराता है। क्रैश होते ही प्लेन पानी के अंदर बहुत तेजी से डूबने लगता है। महिला अपनी हिम्मत जुटाती है, अपनी सीट बेल्ट खोलती है और पानी में तैरना शुरू करती है। वह तैरती हुई एक एयर होस्टेस की लाश के पास से गुजरती है और प्लेन के उसी टूटे हुए हिस्से से बाहर पानी में निकल आती है। बाहर का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। तूफान अपनी चरम सीमा पर था और समंदर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थीं। इसी तूफानी मौसम के बीच महिला को दूर एक आइलैंड नजर आता है। वह अपनी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद के साथ अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आइलैंड की तरफ तैरने लगती है। लहरों से लड़ते हुए जब कई घंटों के बाद महिला को फाइनली होश आता है, तो वह खुद को उसी वीरान और सुनसान आइलैंड की सूखी रेत पर लेटा हुआ पाती है। जैसे ही वह हिम्मत करके उठती है और इस अनजान आइलैंड का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ती है, तभी अचानक उसे वहां प्लेन क्रैश का एक और जिंदा बचा हुआ शख्स नजर आता है। और जब वो थोड़ा पास जाकर ध्यान से देखती है, तो वो कोई और नहीं बल्कि वही मगरूर और घमंडी अमीर आदमी ब्रैडली होता है, जो फ्लाइट में उसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। जब तक वह अमीर आदमी अपनी जख्मी टांग के साथ वहां बेहोश पड़ा हुआ था, महिला बिना वक्त बर्बाद किए अपनी सर्वाइवल स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर देती है।
उसने सबसे पहले आइलैंड पर मौजूद कुछ लकड़ियों और सूखे पत्तों को इकट्ठा किया और उनसे एक छोटी सी लेकिन मजबूत झोपड़ी बना दी ताकि उस बेहोश आदमी को कड़कती धूप की तपन से बचाया जा सके। वह सिर्फ यही नहीं रुकी। इसके बाद वह बारिश का पानी जमा करने के लिए रेत में एक गहरा गड्ढा खोदती है और उसमें नारियल के खाली शेल्स रख देती है ताकि जब बारिश हो तो उसमें पानी भर जाए और उनकी प्यास बुझाने का पूरा इंतजाम हो सके। कुछ देर बाद जब उस आदमी को होश आता है तो महिला उसे सच्चाई बताती है कि उन दोनों के अलावा इस भयानक हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। उसके बाद वह अपनी नॉलेज का यूज करते हुए 2 लकड़ियों को आपस में रगड़कर आग जलाती है और उस आग पर एक शिकार की हुई ताजी मछली भी पकाती है। महिला बहुत ही प्यार से उस पकी हुई मछली को लेकर उस आदमी के पास जाती है ताकि वो कुछ खा सके, लेकिन उस आदमी के सिर से अभी तक अमीर बाप की औलाद वाला नशा बिल्कुल भी उतरा नहीं था। वो उस भुनी हुई मछली को देखकर ऐसे गंदा सा मुंह बनाता है मानो उसे इस वीरान आइलैंड पर भी किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का महंगा खाना चाहिए हो। उसी दिन शाम के वक्त समंदर के किनारे बैठी हुई महिला अपनी खुशी को चाहकर भी छुपा नहीं पाती है। जिंदगी में शायद यह पहली बार था जब उसे अंदर से यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी बिल्कुल सही जगह पर है, दूर इस शांत माहौल में। लेकिन उस अमीर आदमी का रवैया इससे बिल्कुल ही उल्टा था। आइलैंड की यह छोटी सी झोपड़ी उसके बड़े बड़े नखरों के हिसाब से बहुत ज्यादा छोटी थी। वह हर पल बस इसी उम्मीद में बैठा था कि कब कोई रेस्क्यू टीम आए और उन्हें बचाकर वापस उसी शहर की लग्जरी जिंदगी में ले जाए। लेकिन असल में इस पूरे हादसे की शुरुआत ऐसे ही अचानक नहीं होती है। इस कहानी के तार सीधे जुड़ते हैं प्रेस्टन कॉरपोरेशन के शानदार ऑफिस से, जहां यह महिला जिसका नाम लिंडा है काम किया करती थी। लिंडा दिन रात सिर्फ इसी एक उम्मीद में जी तोड़ मेहनत करती थी कि एक न एक दिन उसका काम उसे कंपनी में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन दिलाएगा। मगर अफसोस की बात यह थी कि उसका बॉस डॉनोवन एक नंबर का धोखेबाज और चालाक इंसान था। वह लिंडा की शराफत और उसकी मेहनत का पूरा फायदा उठाता था। वो न सिर्फ लिंडा की मेहनत का सारा क्रेडिट खुद खा जाता था, बल्कि लिंडा की बनाई हुई जबरदस्त रिपोर्ट्स को बॉसेस के सामने अपना बताकर प्रमोशन बटोर लेता था। ऑफिस के अंदर लिंडा के बाकी कॉलीग्स भी उसे थोड़ा अजीब ही समझते थे और हमेशा उससे दूर दूर ही रहते थे। हालात इतने खराब थे कि कोई भी इंसान उसे ऑफिस के बाद किसी पार्टी पर कभी इनवाइट तक नहीं करता था। लेकिन इन सब के बावजूद लिंडा अपनी उम्मीद नहीं हारती थी। दरअसल कंपनी के जो लेट फाउंडर थे, उन्हें लगता था कि कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के लिए लिंडा से ज्यादा काबिल और कोई नहीं हो सकता। लिंडा को उम्मीद थी कि जब फाउंडर का बेटा ब्रैडली प्रेस्टन मालिक बनेगा तो उसे उसका हक जरूर मिलेगा। अपने दिल की यह बात वह घर आकर अपने पालतू तोते कराटे से शेयर करती थी। कुछ वक्त बाद जब ब्रैडली ऑफिशियली बॉस की कुर्सी संभालता है तो वह लिंडा की जगह अपने पुराने दोस्त डॉनोवन को वाइस प्रेसिडेंट बना देता है। जब लिंडा को इस धोखे का पता चलता है तो वह गुस्से में ब्रैडली के ऑफिस पहुंचती है। ब्रैडली साफ कह देता है कि लिंडा एक अच्छी वर्कर तो है, लेकिन एक बॉस दिखने के लिए जिस पर्सनैलिटी और एटीट्यूड की जरूरत होती है वो उसके पास नहीं है। वो उसे ताना मारता है कि बिजनेस की दुनिया में खुद को भी बेचना आना चाहिए। इन सब कड़ी बातों के बावजूद ब्रैडली उसे एक अहम बिजनेस ट्रिप पर चलने का मौका देता है। पर सच तो यह था कि ब्रैडली और डॉनोवन दोनों को बिजनेस का कुछ पता नहीं था। उन्हें बस लिंडा के तेज दिमाग की जरूरत थी। इसी मीटिंग के बीच ब्रैडली की मंगेतर जूरी वहां आ जाती है। ब्रैडली मीटिंग रोक देता है और जाते जाते लिंडा को जलील करते हुए कहता है कि उसके कैबिन से बदबू आती है। इस बेइज्जती से टूटकर लिंडा पार्किंग लॉट में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। यहीं से कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। ब्रैडली इस आइलैंड से वापस जाने के लिए तड़प रहा था, लेकिन लिंडा को इस वीरान आइलैंड पर मजा आ रहा था। ब्रैडली हैरान था कि लिंडा ने अभी तक कोई सिग्नल या आग का धुआं क्यों नहीं बनाया है। लिंडा जवाब देती है कि वह जिंदा रहने का इंतजाम करने और खाना ढूंढने में व्यस्त थी। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जब ब्रैडली गुस्से में चिल्लाता है कि वह अब भी उसका बॉस है, तो लिंडा तंग आकर अपना सामान उठाती है और ब्रैडली को अकेला छोड़कर जंगल की तरफ चली जाती है। रात होते ही जंगल का खौफनाक माहौल ब्रैडली को घेर लेता है। तब उसे एहसास होता है कि यहाँ ऑफिस का स्टेटस काम नहीं आता, बल्कि सर्वाइवल की अक्ल चलती है। अगली सुबह लिंडा हाथ में नुकीला भाला लेकर लौटती है और उसे याद दिलाती है कि यहाँ किसी के सोशल स्टेटस की कोई औकात नहीं है। लिंडा बताती है कि वह जंगली सुअर का शिकार करने जा रही है। जंगल की झाड़ियों में भटकने के बाद आखिरकार वह एक सुअर ढूंढ लेती है। वह अपना दिमाग चलाती है और उसे जाल में फंसाकर हमला करती है। वह जख्मी सुअर लगातार पलटवार करता रहा,
लेकिन लिंडा ने उसे तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। खून में लथपथ लिंडा वापस ब्रैडली के पास पहुंचती है। उस शाम कैंप फायर के सामने बैठकर शिकार पकाते हुए माहौल थोड़ा रोमांटिक होने लगता है। अगले दिन लिंडा को जंगल के बीच एक खूबसूरत झरना मिलता है। वह इस नेचुरल शावर का लुत्फ उठाती है। तभी उसे समंदर में एक बोट नजर आती है, पर वह कोई सिग्नल नहीं देती। वह दिल से चाहती थी कि वह हमेशा इसी आइलैंड पर रहे, क्योंकि शहर की उस घुटन भरी जिंदगी से बेहतर उसे यहाँ का आजाद माहौल लग रहा था। वह ये बात ब्रैडली से छुपा लेती है, लेकिन ब्रैडली गुस्से में था कि 2 हफ्ते बाद भी कोई सिग्नल नहीं बनाया गया है। दोनों के बीच गंदी बहस होती है और ब्रैडली अकेले रहने का फैसला करके निकल पड़ता है। लिंडा उसे ताना मारती है कि वह बस एक नाकाबिल अमीर बाप का बेटा है। गुस्से में ब्रैडली उसे नौकरी से निकाल देता है, पर लिंडा को सिर्फ हंसी आती है। ब्रैडली का अकेले जंगल में जीने का हर तजुर्बा फेल हो जाता है। वह न घर बना पाता है और न पानी जमा कर पाता है। उसे भूख मिटाने के लिए कॉकरोचेस खाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ लिंडा मस्त जिंदगी जी रही थी। जब ब्रैडली को एहसास होता है कि वह बीमार पड़ जाएगा, तो वह हार मानकर लिंडा से माफी मांगता है। लिंडा उसे वापस आने और खाना खाने की इजाजत दे देती है। कुछ दिन बाद लिंडा उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाती है। वहां पगडंडी से होते हुए वे ऊपर पहुंचते हैं, जहां से समंदर का नजारा बहुत खूबसूरत था। लिंडा उसे जहरीली बेरीज की पहचान करना सिखाती है। वापस आते वक्त लिंडा का पैर फिसल जाता है और ब्रैडली उसका हाथ खींचकर उसे बचा लेता है। हालांकि वह यह प्यार से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के लिए करता है। कैंप में लौटकर लिंडा कच्चे केले पकाती है और देशी वाइन भी तैयार करती है। माहौल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन अगली सुबह एक भयानक तूफान उनका कैंप तबाह कर देता है। ब्रैडली एक गिरते पेड़ के नीचे दबने वाला होता है, पर लिंडा उसे बचा लेती है। वे एक गुफा में पनाह लेते हैं और ठंड से बचने के लिए एक दूसरे की बॉडी हीट का सहारा लेते हैं। जब तूफान रुकता है तो लिंडा देखती है कि ब्रैडली कुछ लकड़ियों से कुछ बना रहा है। आखिरकार वे मिलकर एक नया और मजबूत कैंप बनाते हैं। ब्रैडली अपनी बदतमीजी भुलाकर लिंडा का शुक्रिया अदा करता है और उस रात का खाना खुद बनाने का ऑफर देता है। लेकिन यह कोई दोस्ती नहीं, बल्कि एक घटिया साजिश थी। खाना खाते ही लिंडा की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि ब्रैडली ने उसमें जहर मिला दिया था। उसका प्लान था कि सारा सामान चुराकर लकड़ी के राफ्ट पर बैठकर भाग जाए, पर समंदर की लहरों के सामने उसका राफ्ट टूट जाता है और वह डूबने लगता है। लिंडा अपनी खराब हालत के बावजूद उसे बचाती है और सीपीआर देकर उसकी जान बचाती है। लिंडा चुप रहती है, क्योंकि जहर कम होने की वजह से वह मरी नहीं थी, पर अब वह रहम के मूड में नहीं थी। वह ब्रैडली को ऑक्टोपस के जहर से पैरालाइज कर देती है। वह जिंदा था, पर हिल नहीं सकता था। लिंडा चाकू लेकर उसके करीब आती है और उसे डराती है। वह ब्रैडली के दिमाग में खौफ बिठा देती है कि अब वही यहाँ की बॉस है। अब ब्रैडली एक नौकर की तरह उसकी हर बात मानने लगता है। एक दिन लिंडा को समंदर में एक बोट दिखती है। उसमें ब्रैडली की मंगेतर जूरी थी। लिंडा शॉक में आ जाती है और जूरी से मिलती है। उसे पता चलता है कि उनके पीछे कोई रेस्क्यू टीम नहीं आ रही है। लिंडा एक खौफनाक प्लान बनाती है। वह जूरी और बोटमैन को पहाड़ के खतरनाक रास्ते पर ले जाती है। जैसे ही जूरी का पांव फिसलता है, वह खाई में गिर जाती है। बोटमैन उसे बचाने झुकता है, पर लिंडा पीछे हट जाती है और उन्हें मरते हुए देखती है। इन कत्लों के बाद लिंडा परेशान रहने लगती है। ब्रैडली को शक हो जाता है। एक दिन उसे रेत में जूरी की लाश और उसकी रिंग मिलती है। वह समझ जाता है कि यह लिंडा का काम है। वह लिंडा पर इल्जाम लगाता है, पर लिंडा बहाना बनाती है। ब्रैडली को लिंडा की पुरानी कहानी याद आती है कि उसका पहला पति भी ऐसे ही मरा था। ब्रैडली चाकू निकालता है और लिंडा जंगल की तरफ भागती है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। लिंडा उसे दांतों से काटती है और लड़ाई के दौरान जूरी की रिंग निगल जाती है। वह ब्रैडली को बुरी तरह जख्मी कर देती है। भागता हुआ ब्रैडली झाड़ियों के पार पहुंचता है और वहां उसे एक आलीशान विला मिलता है। वहां ढेर सारा खाना और सुख सुविधाएं थीं। तभी स्पीकर पर लिंडा की आवाज गूंजती है। वह बताती है कि उसे इस विला के बारे में पहले से पता था। वह चोरी छिपे यहाँ आती थी और ऐश करती थी। उसने ब्रैडली को गुलाम बनाने के लिए यह सब छुपाया और जूरी को भी मार दिया। लिंडा शॉटगन लेकर निकलती है और बंदूक ब्रैडली पर तान देती है। ब्रैडली रोने का नाटक करता है और प्यार का इजहार करता है। लिंडा इमोशनल होती है और ब्रैडली बंदूक छीनकर उसे मारना चाहता है, पर बंदूक खाली थी। जवाब में लिंडा गोल्फ क्लब उठाती है और ब्रैडली को पीट पीट कर मार डालती है। 1 साल बाद लिंडा दुनिया की मशहूर सर्वाइवर बन चुकी है। उसकी बुक बेस्ट सेलर है और उस पर फिल्म बन रही है। आखिरी सीन में वह अपनी स्पोर्ट्स कार में तोते के साथ बैठी है और कैमरा की तरफ देखकर एक किलर मुस्कुराहट देती है। और इसी के साथ ये सस्पेंस भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो बचने के लिए क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताना।